आज हम पढ़ने वाले हैं संघवाद। संघवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि वार्षिक परीक्षा में 100% सीधे सीधे इससे आपको प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। और अगर बात करें प्रतियोगी परीक्षा की तो प्रतियोगी परीक्षा में भी इस टॉपिक से प्रश्न 100% आते हैं। तो हम देखते हैं संघवाद होता क्या है। तो संघवाद को अंग्रेजी में फेडरलिज्म बोलते हैं। फेडरलिज्म, ओके गाइस, यानी कि सीधी बात है कि फेडरलिज्म का हिंदी अनुवाद क्या होता है? संघवाद होता है। और संघवाद को अंग्रेजी में बोलते हैं फेडरलिज्म। अब हम पहले यह देख लेते हैं कि ये फेडरलिज्म जो शब्द है ये आया कहां से, हमें ये बात भी पता होना चाहिए। तो ये फेडरलिज्म जो शब्द है ये लैटिन भाषा के फोइडस हिंदी में भी लिख देता हूं, फोइडस शब्द से बना है। तो अब हमें यह देखना है कि ये जो फोइडस जो शब्द है जिससे फेडरलिज्म बना है और फेडरलिज्म में क्या बना है? हिंदी में संघवाद बना है। तो इस फोइडस का अर्थ क्या होता है? अगर हमको इसका अर्थ अगर पता लगे तो कहीं ना कहीं हम संघवाद को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और इसका अर्थ क्लियर भी हो जाएगा। तो इस फोइडस शब्द का जो अर्थ होता है, इसका सीधा अर्थ होता है संधि या समझौता। गाइस। तो अब हम सीधे सीधे हम चलते हैं संघवाद के पास। तो हम अब संघवाद को समझते हैं जो हिंदी का संघवाद है। तो देखिए संघवाद दो शब्द से यहां पर भी मिलकर बन रहा है। एक तो पहले संघ है और दूसरा जो शब्द है इसमें वाद है। तो इस संघ का अर्थ क्या होता है ये हम देख लेते हैं। तो राज्यों से मिलकर बना समूह क्या कहलाता है? संघ कहलाता है। राज्यों से मिलकर बना समूह क्या कहलाता है? संघ कहलाता है। और इस वाद के अगर अर्थ की बात करें तो इसका सीधा अर्थ होता है विचार या व्यवस्था। ओके गाइस, ये इसका यहां पर दोनों का अलग अलग यहां पर अर्थ हो गया। तो हम अब इस संघवाद का एग्जैक्ट अब सटीक अर्थ को हम जान लेते हैं। संघवाद होता क्या है? तो यहां संघवाद एक ऐसी मैं संघवाद भी लिख देता हूं तो ताकि कोई आप अगर लिखना चाहें तो फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होंगे कि इसके आगे क्या शब्द है। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें शक्ति का बंटवारा दो स्तरों पर होता है। ये होता है संघवाद का अर्थ। यानी कुल मिला के संघवाद में जिस देश में संघवाद शासन व्यवस्था है उसमें दो सरकारें होती है। एक सरकार जो होती है, यहाँ इस दो स्तर की बात अपन कर रहे हैं। एक जो सरकार होती है वह केंद्रीय सरकार होती है जो पूरे देश के लिए होती है, और दूसरी सरकार होती है और राज्यों की सरकारें होती हैं। जो कि हर राज्य में अलग अलग होती हैं। और ये दोनों प्रकार की जो सरकारें होती हैं संघवाद में, इन दोनों को जो शक्तियां हैं, इन शक्तियों की अगर बात करें, ये जो शक्ति हैं ये कहां से मिलती है? इनको संविधान से मिलती है। कहां से मिलती है? संविधान से मिलती है। ये बात आपको स्पष्ट पता होना चाहिए। तो अब हम भारत की बात करते हैं। यानी कुल मिला के भारत में भी संघात्मक शासन व्यवस्था है। संघात्मक शासन व्यवस्था यानी कि संघवाद भारत में है। तो भारत में जो संविधान है, संविधान में कहां पर संघवाद का वर्णन किया गया ये हम सबसे पहले जान लेते हैं गाइस। तो हम अगर बात करें संविधान की तो संविधान, ये जो संविधान है इसमें थोड़ा सा इसको रब भी कर देता हूं साथ साथ,
तो अपन को लिखने में और कोई समझने में दिक्कत नहीं आएगी। नहीं बहुत सारी चीज़ें अगर एक साथ हो जाती है तो फिर कहीं ना कहीं लिखने में थोड़ा सा परेशानी आ सकती है, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, बिल्कुल अपन क्लियर समझेंगे। अब देखते हैं संविधान में वर्णन किसका, संघवाद का। तो संविधान की अगर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद नंबर 1, अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। तो हमको ये बात यहां पर देखना है कि जो संघ शब्द है जो कि राज्यों से मिलकर बना समूह, मतलब संविधान निर्माताओं ने कहीं पर भी, मतलब यहां पे मैं लिख देता हूं कि जो संविधान निर्माता हैं, संविधान निर्माता, इन्होंने कहीं पर भी संविधान में संघ शब्द यूज नहीं किया है। संघ यानी फेडरेशन, फेडरेशन शब्द यूज नहीं किया है, बल्कि संघ शब्द की जगह कौन सा शब्द यूज किया है, यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स, जिसको कि क्या बोलते हैं, राज्यों का संघ। ये एक वाक्यांश है, इसका यहां पर यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है, बल्कि संघ शब्द का कहीं पर भी उपयोग नहीं किया गया गाइस। ओके गाइस, ये आपको यहां पर क्लियर पता होना चाहिए। यानी कि कुल मिला के भारत राज्यों का संघ होगा, इसका सीधा सीधा अगर तात्पर्य निकाले, अब इस सीधा सीधा इसका अगर तात्पर्य निकालेंगे अपन, तात्पर्य यानी कि इसका सीधा अर्थ निकालेंगे तो स्पष्ट इसका अर्थ हो जाता है कि भारत का संघ संविधान से बना है। कैसे बना है, संविधान से बना है। ये बात आपको स्पष्ट यहां पता हो जाना चाहिए। भारत का जो संघ है वो कैसे बना है, वो संविधान से बना है। किससे बना है, संविधान से बना है, न कि राज्यों के आपसी समझौते से। भारत का जो संघ है वो संविधान से बना है, न कि राज्यों के आपसी समझौते से बना है। यानी इसका सीधा सीधा अर्थ हो जाता है, इसका सीधा अर्थ अब निकालते, यानी कोई भी राज्य भारत से अलग होने का अधिकार नहीं रखता। इसका सीधा अर्थ ये हो गया गाइस। यानी कि जो हमारा जो अनुच्छेद नंबर 1 है उससे इस बात का स्पष्ट हो जाता है कि जो भारत जो है वो राज्यों का संघ है, उसे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। यानी भारत की सीमा जो है वर्तमान में, उसका जो भी राज्य है वो किसी अन्य देश में नहीं मिल सकता है, वह भारत का है और भारत का ही रहेगा गाइस। ये हमारे स्पष्ट संविधान में अनुच्छेद नंबर 1 का सीधा अर्थ निकलता है गाइस। अब हम देखते हैं कि इस जो हमारे जो देश ने संघवाद अपनाया है, इस संघवाद का मतलब संघवाद अपनाने के कारक या संघवाद का इतिहास भी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके गाइस, तो हम संघवाद की अगर बात करते हैं, अब थोड़ी सी बात अपन संघवाद की करते हैं, तो ये संघवाद जो है ये एक आधुनिक विचारधारा है, एक आधुनिक विचारधारा, ये बात भी आपको पता, विचारधारा है। संघवाद जो है वो एक आधुनिक विचारधारा है, जबकि यहां लिख देता हूं मैं, संघवाद भी लिख देते हैं सामने, संघवाद एक आधुनिक विचारधारा है। लेकिन इससे पहले जब संघवाद नहीं था, उससे पहले जो आपको मैंने बताया, पहले संघ शब्द यूज किया जाता था। संघ शब्द का प्रयोग होता था, शब्द का प्रयोग यूनान राज्य में होता था। कहां होता था, यूनान में होता था।
होता था। ओके गाइस, ओके, ये आपको यहाँ पता होना चाहिए। जो संघ शब्द है कहाँ प्रयोग होता था? यूनान में होता था। लेकिन हमारे अभी वर्तमान में कौन सा शब्द का यूज हो रहा है? संघवाद का प्रयोग हो रहा है। लेकिन ये संघवाद का जो प्रयोग है, संघ का शब्द का अपन ने जान लिया, यूनान से शुरुआत हुई है। संघवाद एक आधुनिक विचारधारा है, लेकिन सबसे पहले संघवाद कहां पर प्रारंभ हुआ? तो यहां हम जान लेते हैं कि 1787 में अमेरिकन संघ की उत्पत्ति के बाद संघवाद का क्या हुआ? संघवाद प्रारंभ हुआ गाइस, ये आपको यहां पता हो जाना चाहिए। यानी 1987 में अमेरिकन संघ की उत्पत्ति के बाद ही संघवाद का क्या होता है? प्रारंभ होता है गाइस। अब हम देख लेते हैं कि इस संघवाद की विशेषता, यानी कि भारत में जो संघवाद है, राज्यों की अलग सरकार होगी, केंद्र की अलग सरकारें होगी, तो ये किस प्रकार से यहाँ पर इसकी विशेषता यहाँ पर है। तो अगर संघवाद की विशेषता की बात करें अपन, विशेषता की अगर बात करें संघवाद की, तो नंबर 1 इसकी जो विशेषता है वह है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता, या फिर नंबर दूसरे की अगर बात करें तो लिखित संविधान। नंबर 3 की अगर बात करें तो स्वतंत्र न्यायपालिका। और चौथे की अगर बात करें तो शक्तियों का विभाजन। देखिए गाइस, यहां तो स्पष्ट हो रहा है कि संविधान जो संघवाद है, जो संघवाद जहां पर अपनाया हुआ है वहां संविधान सर्वोच्च होता है। एक लिखित संविधान होता है, क्योंकि लिखित संविधान के आधार पर भी केंद्र जो 2 स्तर की सरकारें होती है, केंद्र सरकार एक राज्य सरकार, उन दोनों को स्वतंत्र रूप से अधिकार प्राप्त होते हैं। मतलब किसी भी एक दूसरे से सहयोग से वो दोनों सरकारें काम करती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक दूसरे के सहयोग से काम करती है। इसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। इसके बाद जो कि समय समय पर कानूनों की व्याख्या या संविधान की व्याख्या करती हैं। इसके बाद शक्ति विभाजन, यहाँ पर अपन को ये वाला बिंदु समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि शक्ति विभाजन किस आधार पर किया गया है, यानी कि राज्य के पास कितनी शक्तियां हैं, केंद्र के पास कितनी शक्तियां हैं, इसके अलावा कहां पर इन शक्तियों के विभाजन से संबंधित वर्णन किया गया है संविधान में। क्योंकि हम सीधे सीधे संविधान से ही हम समझेंगे तो हमारा टॉपिक एक मजबूत टॉपिक भी रहेगा और हमारे सीखने में कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, क्योंकि जो संविधान में लिखा गया है वही हम समझेंगे तो हमारे जवाब वो भी सटीक होंगे गाइस। तो अब देखते हैं शक्ति विभाजन। अगर शक्ति विभाजन की बात करें भारत में केंद्र और राज्यों को शक्तियों का बंटवारा किस आधार पर किया गया है या कहां पर किया गया है, तो हम बात करें तो यहां संविधान की अनुसूची 7 में तीन सूचियों के आधार पर, संविधान के अनुसार में 7 में 3 सूचियों के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और उन तीनों सूचियों की अगर बात करें अपन तो नंबर 1 पे जो सूची है, नंबर 1 पे अगर सूची की बात करें तो वह है संघ सूची। इसके बाद नंबर 2 पे अगर बात करते हैं तो राज्य सूची। और नंबर 3 पे अगर बात करते हैं तो समवर्ती सूची। इन 3 सूचियों के आधार पर केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा किया गया है अनुसूची 7 में। क्योंकि टोटल जो संविधान में जो अनुसूचियां हैं और टोटल अनुसूचियां कितनी हैं? 12 हैं। अभी
12 अनुसूचियां हैं, वो 12 जो अनुसूचियां हैं उसमें 7वीं अनुसूची किससे है, केंद्र और राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है, जिसमें कि 3 सूचियों के आधार पर क्या किया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि इनका अर्थ क्या होता है, यानी संघ सूची का अर्थ क्या होता है, राज सूची का अर्थ क्या होता है और समवर्ती सूची का अर्थ क्या होता है। तो संघ सूची का सीधा सीधा अर्थ होता है कि इसके सभी विषय पे, कितने जितने भी इसमें विषय हैं, सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास होता है गाइस, होता है। ये बात आपको यहां पता होना चाहिए, सीधा सीधा संघ सूची का अर्थ, क्योंकि एग्जाम में भी यही पूछता है कि संघ सूची कहते हैं किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए संघ सूची यानी कि ऐसे विषय जिस पे कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास हो, वह सूची कौन से सूची कहलाती है, संघ सूची कहलाती है। इसी प्रकार राज्य सूची की बात करें तो इसके सभी विषयों पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा, राज्य सरकार के पास होगा, सीधा सीधा बस राज्य, किसके, राज्य सरकार के पास होता है गाइस, होता है। ओके गाइस, अब यहां हमको ये समझना है समवर्ती सूची, जो समवर्ती सूची है यहां पर कानून बनाने का जो काम है वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यानी कुल मिला के समवर्ती सूची में ऐसे विषय होते हैं जो कि केंद्र और राज्य, ऐसे विषय होते हैं जो केंद्र के लिए भी महत्वपूर्ण हो और राज्यों के लिए भी महत्वपूर्ण हो, तो दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। यह आपको पता होना चाहिए कि समवर्ती सूची के जितने भी विषय हैं सारे विषय पे केंद्र और राज्य मिलकर कानून बनाते हैं। लेकिन कभी कभी अगर अपवाद जैसी स्थिति अगर आ जाती है तो ये बात आपको पता होना चाहिए, कभी अपवाद जैसी स्थिति अगर आ जाती है तो उसमें केंद्र का कानून, जो केंद्र सरकार का बनाया हुआ कानून ही मान्य होता है गाइस। तो कुल मिला के केंद्र व राज्य है ना, केंद्र व राज्य सरकारें है ना मिलकर कानून बनाती हैं, मिलकर कानून बनाती हैं गाइस, ये आपको यहां पता होना चाहिए गाइस। ओके गाइस, अब हम ये चीज देख लेते हैं कि आखिरकार इन जो सूचियां हैं इसमें कितने कितने विषय वर्तमान में हैं और कौन कौन से हैं, खास खास विषय, मतलब आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा कि विषय मतलब विषय से सीधा तात्पर्य क्या है, तो हम ये भी यहां पर क्लियर कर लेते हैं। ये जो संघ सूची है, इस संघ सूची में अभी वर्तमान में 98 विषय हैं, यानी 98 विषय पे केंद्र सरकार सीधे रूप से कानून बनाती है। और राज्य सूची की अगर बात करें तो राज्य सूची में वर्तमान में यहां पर 62 विषय हैं, कितने विषय हैं, 62 विषयों पर राज्य सरकारें सीधे कानून बनाती हैं। और समवर्ती सूची की अगर बात करें तो यह समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं, कितने विषय हैं, 52 विषय हैं। थोड़ा सा और यहां इस बात को भी क्लियर कर लेते हैं क्योंकि हमको व्यवस्थित पढ़ना है। मैंने आपको पहले भी बोला है जल्दी नहीं करना है, हम जल्दी जल्दी टॉपिक अगर खत्म कर लेंगे, जल्दी जल्दी समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल नहीं समझ में आता है। एक टॉपिक को हमें बार बार समझना पड़ता है और आराम से समझना पड़ता है और कहीं कहीं बार तो लिखकर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक नहीं कम से कम 10-10 बार, तब जाके वो टॉपिक क्लियर होता है। और हमको पढ़ना ऐसे ही, एक एक टॉपिक क्लियर करना है ताकि जो अपन ने सीखा है वो सॉलिड है, उससे संबंधित अगर एग्जाम में प्रश्न आता है तो बस आपका काम हो जाता है। तो हम विषय की बात कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ एक बात बता रहा हूँ कि जो 62 विषय हैं जो राज्य सूची के, इसमें यहाँ पर पहले यहाँ पर 66 विषय थे, कितने थे, 66 विषय थे। लेकिन यहाँ पर जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन, देखिए ये बात अपन पहले समझ चुके हैं कि संविधान का जो फर्स्ट टॉपिक था, अपन 11वीं राजनीति की बात करें तो संविधान संशोधन यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है, कोई भी कानून नया मतलब कोई भी नया परिवर्तन किया जा सकता है या पुरानी चीज को हटाया जा सकता है या उसमें संशोधन किया जा सकता है, इसको संविधान संशोधन कहते हैं, जो कि अनुच्छेद 368 है ना, अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में,
76 में, जिसमें कि यहाँ पर इसके जो राज्य सूची के 4 विषय माइनस करें, कितने 4 विषय को कहां पर सम्मिलित किया गया है, समवर्ती सूची में। कुल मिला के यहाँ पर अगर बात करें, पहले यहाँ पर 47 विषय थे, कितने थे 47, तो 4 यहाँ पर जुड़ गए 51 हो गए, फिर एक विषय को यहाँ पर और जोड़ दिया गया, तो कुल मिला के 52 विषय वर्तमान में यहाँ पर हो गए। ये बात आपको पता होना चाहिए, पहले यहाँ पर 47 विषय थे, फिर 4 यहाँ पर राज्य सूची के विषय जोड़े गए गाइस। ओके गाइस, तो अब हम देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन से विषय हैं, विषय से अब यहाँ पर आपको क्लियर करा देता हूं। जैसे हम संघ सूची की बात करें तो संघ सूची के विषय से सीधा तात्पर्य है जैसे रक्षा से संबंधित जितने भी कानून वगैरह नियम होते हैं वह केंद्र सरकार बनाती है। इसके बाद विदेश नीति से संबंधित जितनी भी बातें होती हैं वो सारी शक्तियां किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। अगर इसके बाद और भी बात करें तो रेल संबंधित जितने भी कानून हैं वह केंद्र सरकार बनाती है। इसके बाद बात करें बैंकिंग संबंधी अगर कानून है वह भी कौन बनाती है, केंद्र सरकार बनाती है। इस प्रकार से कितने विषय अपने पास 98 विषय हैं जिसपे कि केंद्र सरकार काम करती है। यानी जो भी सरकार बनती है उसके पास, यानी उसको कहां पर काम करना है, उसका क्षेत्राधिकार कितना है, उसको क्या शक्ति है, ये सारी चीजें पहले से फिक्स्ड होती है जो कि संविधान के तहत उसको दी हुई होती है, किसको, केंद्र सरकार को। तो उनको उसी पे, केंद्र सरकार को उसी पे काम करना होता है, उसको बेहतर करना होता है। अब इसके बाद हम यहां देख लेते हैं राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में ऐसे कौन से विषय हैं जो कि राज्य सरकार कानून बनाती है। तो यहाँ के अगर विषय की अगर बात करें अपन तो यहां मैं लिख देता हूं, इसको थोड़ा सा यहाँ इस वाले को रब कर देते हैं अपन, तो हमारे को क्लियर हो जाएगा। इसको भी मिटा देते हैं, इससे अपना काम हो गया है। तो हम देख लें अब यहाँ पर राज्य सूची। तो राज्य सूची के पास सबसे जो पहला जो काम होता है वह होता है पुलिस, यानी पुलिस संबंधी जो कानून है, नियम है, भर्ती है, वो टोटल कौन बनाती है, राज्य सरकार। इसके बाद कृषि से संबंधित कौन नियम बनाते हैं, राज्य सरकार बनाती है। इसके बाद कृषि के बाद देख लेते हैं अपन यहाँ पर पुलिस हो गया, कृषि हो गया, स्वास्थ्य संबंधी ये भी कौन, राज्य सरकार। इस प्रकार से कितने विषय हैं यहाँ पर, 62 विषय हैं जिसपे कि राज्य सरकार काम करती है। कुल मिला के वही बात, जो भी राज्य सरकार बनेगी उसके पास पहले से उस बात का तय होता है संविधान के तहत कि आपको किन विषय पे काम करना है, वही उसके क्षेत्राधिकार से बाहर कोई जा ही नहीं सकता है, क्योंकि भारत का जो संविधान है वह लिखित संविधान है। सबसे बड़ी विशेषता लिखित संविधान। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची के अगर विषयों की अगर बात करें, जितने कि अभी यहाँ पर कितने विषय हैं समवर्ती सूची में, 52 विषय हैं। अगर इनके विषयों की बात करें तो सबसे पहला जो विषय आता है वह आता है शिक्षा। यानी कि शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसपे कानून बनाने का काम केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर करती है, यानी सहमति से बनाती है। इसके बाद अगर बात करें तो वनों से संबंधित कानून, इसके बाद अगर बात करें तो वन्य जीव संरक्षण से संबंधित कानून, ये भी केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाती है। इसके बाद अगर बात करें तो आपराधिक कानून, आपराधिक मामलों पे कानून, ये भी दोनों मिलकर बनाती हैं। इसके बाद अगर बात करें तो विवाह विषय है गाइस। तो यहां पर भी जैसे हमने समझे हैं तो शिक्षा, वन, वन्यजीव संरक्षण, आपराधिक मामले, तो कुल मिला के यहाँ पर 52 विषय हैं जिसपे कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है गाइस। ओके गाइस, ये आपने यहाँ अपन को क्लियर करा दिया है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि कुछ ऐसी संविधान में एक कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो कि ये जो राज्य सूची के विषय हैं इनको केंद्र के राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है राज्यसभा। ये बात आपको, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो राज्य सूची के 62 विषय हैं। कितने विषय हैं, 62 विषय हैं। लेकिन इन 62 विषयों में से कोई भी विषय अगर राज्यसभा को लगता है तो अनुच्छेद 249 के तहत किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का क्या कर सकती है, घोषित कर सकती है। और राष्ट्रीय महत्व अगर घोषित हो गया है तो उस पर कानून कौन बनाएगा, फिर सीधा केंद्र सरकार बनाती है। कौन बनाती है, केंद्र सरकार बनाती है गाइस। ओके गाइस,
तो कुल मिला के हमने यहाँ पर एक सटीक विश्लेषण भारतीय संघवाद का यहाँ पर जाना है कि किस प्रकार से संघवाद का समावेश भारतीय संविधान में किया गया है और किस प्रकार यहाँ पर शासन व्यवस्था चलाई गई गाइस। तो ओके गाइस, अपन मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।